चलिए, तो अब हम लोगों को पढ़ना है इसमें आगे क्या, हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड या स्फेरिकल सरफेस। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, प्लेन सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो कैसे होता है। जैसे इस तरह का रिफ्रैक्शन, ये क्या है, प्लेन सरफेस है, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे हुआ करता था, लाइट रे ऐसे गया, डेंसर मतलब रेयर से डेंसर गया तो नॉर्मल के क्लोज आ गया, डेंसर से रेयर गया तो नॉर्मल से दूर चला गया। इस तरह का चीज हम लोग देख चुके हैं। दूसरा हमने क्या देखा अभी तक, प्रिज्म देख चुके हैं, प्रिज्म है ना, प्रिज्म भी देख चुके हैं। तो प्रिज्म में भी क्या था, ये जो सरफेस है क्या है, प्लेन है, प्लेन मतलब एकदम सेम है हर जगह, मतलब कि कर्व नहीं है, टेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा है सरफेस। तो जब सरफेस सीधा होता है तब किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, किस तरह से अपवर्तन होता है, वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना क्या है, जब सरफेस कर्व्ड हो और मतलब टेढ़ा हो तब रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग डाल चुके हैं, आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद इसका एक डायग्राम बनाते हैं कि कैसे हम लोग उसमें देखेंगे। मान लीजिए कि हमारा कोई एक इस तरह से कोई सरफेस है जो कर्व्ड है ना, इस तरह से कर्व्ड है, ठीक। और यहाँ पे एक लाइन हम बना रहे हैं, ये देखिए आपको मिरर की तरह दिख रहा है, लेकिन ये मिरर है नहीं। हम लोग मिरर पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ कुछ चीज आपको मिरर से मिलता जुलता हुआ दिखेगा, लेकिन ये मिरर नहीं है। ये क्या है, एक बाउंड्री है। क्या है ये, बाउंड्री। बाउंड्री है किस चीज का, बाउंड्री, दो मीडियम को अलग अलग करने वाला बाउंड्री, ठीक। तो इधर कोई अलग एक मीडियम होगा, इधर कोई एक अलग मीडियम होगा। यहाँ पे कोई जो मीडियम है उसको हमने मान लिया क्या, μ1, मतलब कि इधर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और इधर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में से कोई ज्यादा या कम होगा, है ना, सेम होता तो म्यू दोनों जगह मानते, म्यू और म्यू, लेकिन μ1 μ2 का मतलब क्या है, दोनों में से कोई ज्यादा या कम होगा। हम अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि μ2 क्या है, μ2 ज्यादा है। हमने क्या मान लिया, यहाँ पे कहीं लिख लेंगे या यहीं पे कहीं साइड में जहां पे भी जगह हो, μ2 ग्रेटर देन μ1। μ2 ग्रेटर देन μ1 होने का क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो मीडियम है, ये वाला मीडियम क्या है, डेंसर, और ये वाला क्या है, रेयरर। तो जब रेयरर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल के नजदीक जाता है, ठीक। अब हम क्या कर लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से क्या होता है, लाइट रेज निकलता है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर देख चुके हैं। अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, अवतल दर्पण में 6 केस, उत्तल दर्पण में 2 केस जो देखे थे, वो सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। कैसे देखे थे कि ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है, लाइट रेज निकलता है, फिर उसका इमेज बनता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ से लाइट रेज निकलेगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाना चाहे, नॉर्मल अगर बनाना चाहे तो नॉर्मल क्या होगा, इस तरह से नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल बनेगा जो इस कर्व सरफेस पे नॉर्मल होगा वही तो नॉर्मल होगा। यहाँ नॉर्मल मतलब क्या होता है, अभिलंब, जो 90 डिग्री बनाएगा कर्व के ऊपर। तो कर्व के ऊपर हमने मान लिया ये कोई अभिलंब है, ठीक है, ये कोई क्या है, अभिलंब। अच्छा, एक चीज और हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो भी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला जो लाइन होता है वो भी नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। हम लोग ये देख चुके हैं मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन गुजरता है लाइट रेज, वो किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो अपने ही पथ पे वापस आ जाता है। बात समझ गए, अपने ही पथ पे क्या आ जाता है, वापस। तो ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बस ऐसे बना लिया, ये अलग है, ये मिरर वाला नहीं, अलग है ये। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या किस तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्मल। यहां से कोई लाइट रे जा रहा है तो क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। अब यहां से हमने क्या मान लिया कि यहां से कोई एक लाइट रे ऐसे गया, ये रेयरर है, ये डेंसर है। तो रेयरर से डेंसर जाने पे क्या होगा, नॉर्मल के नजदीक। तो नॉर्मल के नजदीक मतलब इधर की तरफ जाएगा, नॉर्मल से दूर जाना होता तो उधर जाता, तो नॉर्मल के नजदीक जा रहा है तो कैसे जाएगा, ये नॉर्मल के नजदीक आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। मान लो यहां कहीं जाके मिल गया ये, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां जाके कहीं मिल गया, ठीक है, यहां जाके कहीं मिल गया। इस पॉइंट को हमने बोल दिया आई का मतलब क्या हुआ, यहां पे इमेज बन गया, ठीक। यहां पे क्या बन गया, इमेज बन गया। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे ध्यान से, तो हमने क्या बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ठीक। अच्छा, इधर का यहाँ μ1 हम मिटा दिए थे, फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे है μ1, इधर है μ2। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हमने मान लिया A। ये जो पॉइंट है इसको कुछ भी मान सकते हैं, बट हम P मान रहे हैं, हमारा आदत है मानने का, यहाँ पे पोल है ना, P मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक नॉर्मल हम खींच रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये नॉर्मल है, इसको कुछ भी मान सकते, चलो B मान लिए,
ठीक, क्या मान लिया बी। सब चीज ध्यान से देखना, एक एक करके क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। यहां से बी आ गया, और ये वाला जो एंगल है इसको हमने मान लिया अल्फा, ठीक, क्या मान लिया अल्फा। और ये वाला जो एंगल है इसको क्या मान लिया बीटा, और ये वाला जो एंगल है इसको हमने मान लिया थीटा। गामा भी कुछ भी मान सकते हैं, बट हम थीटा मान रहे हैं, ठीक है। इसको हमने मान लिया क्या थीटा। अल्फा, बीटा और थीटा, ये तीनों समझ में आ गया ना। बीटा क्या है, ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ध्यान से अगर देखेंगे आप तो नॉर्मल के साथ अपवर्तित किरण का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं ना। तो ये वाला जो एंगल है, ये देखो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने क्या बोला बीटा। समझ गए, इस तरह से डायग्राम बन गया। अब इसमें हमको पहले हम लोग लिखते हैं क्या, इसमें पहले जो जो चीज हमने यहाँ पे लिखा है वो लिख लेते हैं। लेट, यहाँ पे लेट कर रहे हैं हम, लेट सी इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हालांकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर वाला नहीं है, अलग है ये पहले से। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था, याद करो कि किसी भी कर्व का, पहले तो हम लोग दर्पण को क्या मानते थे, खोखले गोले का हिस्सा मानते थे। तो उस खोखले गोले का जो केंद्र होता था, उस खोखले गोले का जो सेंटर होता था, उसी को कहते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी तो कोई ना कोई एक गोला बना रहा है कि नहीं, एक स्फीयर टाइप का बन रहा है ना, उसका जो सेंटर होगा वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए वहां पे हमने वो लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे और क्या क्या है, अल्फा, अच्छा अल्फा, बीटा और थीटा है ना, अल्फा, बीटा और थीटा। और यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को हमने मान लिया आई। आई मतलब क्या हुआ, इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो हम यहां मान रहे हैं आई कॉमा अल्फा कॉमा बीटा एंड थीटा आर वेरी स्मॉल। क्या है, वेरी स्मॉल। इस सब को हमने क्या माना, बहुत ही छोटा माना है, वेरी स्मॉल। अच्छा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो O से लेकर के P तक, O से लेकर के P तक क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, वस्तु दूरी। तो ये क्या होगा, U होगा, ठीक। अच्छा यहां P से लेकर C तक, P से लेकर के C तक, P से लेकर के C तक अगर आप ध्यान से देखें तो P से लेकर C तक क्या है बताओ जल्दी में, हाँ R होगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। P से लेकर C तक क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहां पोल से लेकर के जहां तक इमेज बन रहा है वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक। इसी चीज को यहां लिख लेते हैं। हियर OP, OP बराबर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा अब एक और चीज हमारे पास साइन कन्वेंशन आ जाता है, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू, होगा कि नहीं होगा बोलो, यहां तक ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो राइट साइड में है, तो पीसी बराबर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आपका हो जाएगा आर। आर मतलब प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा, नेगेटिव आर नहीं होगा, पॉजिटिव आर। प्लस आर लिखो या जस्ट आर लिखो, एक ही बात है। अब हमारे पास है पी आई। पी आई को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस। यहां लिखेंगे इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और ये होगा किसके बराबर, v के बराबर, ठीक। यहां जो जो चीज दिया हुआ है पहले हमारे पास फिगर में, पहले हमने उसको नोट कर लिया। अब इसके बाद इसका डेरिवेशन देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग रिलेशन निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो यहां तक आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसमें। अब इसमें आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, ये एंगल क्या है, आई है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल थीटा है। इस सब को हमने क्या माना है, स्मॉल माना है ना स्मॉल। अच्छा ये जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल को ध्यान से देखिए, ये एंगल, ये वाला जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल यहां तक आ रहा है, ये वाला एंगल कुछ ना कुछ होगा ना। इस वाले एंगल को हम लोग क्या मान रहे हैं, गामा मान रहे हैं, गामा। क्या मान रहे हैं, गामा, ठीक। और गामा भी क्या होगा, स्मॉल होगा। गामा क्या होगा, स्मॉल। इस बात को पहले लिख ही लेते हैं, गामा इज ऑल्सो अ स्मॉल एंगल, मतलब ये अलग से लिख रहे हैं हम, उसमें भी लिख सकते थे बट ठीक है कोई बात नहीं। गामा इज ऑल्सो अ स्मॉल एंगल। इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ए
ओ और सी, ट्रायंगल दिख रहा है, ए ओ सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये है अल्फा, ये है गामा और ये है आई। ऐसा हम एक बार कर चुके हैं पहले कि आई बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस गामा, ऐसा कर चुके हैं। ये एक थ्योरम भी था क्लास 9th में आपके पास कि बाहर वाला जो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। नहीं होता है विश्वास तो आप यहां पे प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। ये अगर आई है तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस आई होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस आई होगा। इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ तो ऑलरेडी हमारा प्रूफ बहुत लंबा है, क्यों हम उसको इसमें ऐड करें, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस आई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो है हमारा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है सम। तो ये एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस आई हो जाएगा। अच्छा, अब ये ट्रायंगल हो गया आपके पास पूरा, तो 180 डिग्री माइनस आई प्लस अल्फा प्लस गामा बराबर 180 होगा कि नहीं होगा, बोलो। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 180 डिग्री माइनस आई है और ये अल्फा ये गामा है, तो तीनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये कट जाएगा, बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये आई को हम लोग उस तरफ ले जा सकते हैं ना, तो अल्फा प्लस गामा बराबर क्या आ गया, आई आ गया। वही तो हम भी कह रहे हैं कि आपके पास ये आई बराबर क्या है, अल्फा और गामा का सम है। या तो आपको ये थ्योरम याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद है तो प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, यहाँ 180 डिग्री माइनस आई करके आप कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है 12th क्लास के हिसाब से, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि आई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। ठीक, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। आई का वैल्यू निकल के आ गया अल्फा और गामा के टर्म्स में। अब देखिए ध्यान से, अब हमको निकालना है आर का वैल्यू। किसका वैल्यू, आर, या यहां पे आर का वैल्यू जो है वो क्या है, बीटा है। आर का वैल्यू क्या है, बीटा है। यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बीटा है। तो अब बीटा को ध्यान से देखिए, बीटा को पहले ये वाला ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए सी आई, यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एओसी। ठीक, इन ट्रायंगल एओसी में हमने निकाला कंक्लूजन, एंड इन ट्रायंगल कौन सा है, एसीआई, इन ट्रायंगल एसीआई, इन ट्रायंगल एसीआई। देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में ये वाला भी बाहर वाला एंगल है कि नहीं है, है ना बाहर वाला एंगल। तो क्या हम कह सकते हैं गामा का जो वैल्यू होगा वो बीटा प्लस थीटा होगा, बोलो हाँ या ना। वही सेम चीज यहां पे भी, आपको नहीं विश्वास होता है इसको ऐसे करिए, 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा कीजिए और फिर उसको करिए तो वही चीज आएगा। तो इस ट्रायंगल में हम फिर से क्या कह सकते हैं कि ये गामा का जो वैल्यू होगा इन ट्रायंगल एसीआई, गामा बराबर क्या होगा, बीटा प्लस थीटा होगा। ठीक, लेकिन हमको निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हमको बीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहां से क्या कहेंगे हम लोग कि बीटा का वैल्यू जो होगा वो गामा माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा माइनस थीटा। यहां से हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। मतलब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों निकाल लिया, अल्फा बीटा गामा थीटा के मतलब जो भी है उसके टर्म्स में। यहां तक ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ओ। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी ओ में क्या है आपके पास, अल्फा है ना अल्फा, तो उसका अगर हम tan निकाले, tan, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, tan थीटा बराबर पी बाई बी, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, ए बी बाई ओ बी होगा कि नहीं होगा, ए बी बाई ओ बी। देखिएगा हर एक बात समझने वाला है, यहाँ पे दिमाग पूरा एक्टिव रहना चाहिए। यहाँ पे ए बी बाई क्या होगा, ओ बी। अच्छा, अब क्या हम लोग इस चीज को, मतलब ओबी है, ओबी हमारे पास, ओपी का वैल्यू पता है, ओपी क्या होता है, यू होता है ना, माइनस यू, अभी लिखा थोड़ा सा पहले, इसका वैल्यू हमने माइनस यू लिखा, लेकिन ओबी नहीं पता। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि अगर मिरर का, ये मतलब मिरर नहीं है, मतलब कि अगर इस कर्व का अपर्चर छोटा हो, इस कर्व का अपर्चर अगर छोटा हो, मतलब छोटा होगा इसका द्वारक, तो छोटा द्वारक होगा तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बी और पी एक ही पे आ जाएगा। और एक ही पे आ जाने के बाद क्या होगा, चाहे आप ओपी कहो या ओबी कहो, एक ही बात होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं
इसको ऐसे लिखेंगे नियरली इक्वल टू ए बी बाय क्या लिखेंगे ओपी। नियरली, नियरली क्यों लिखे? क्योंकि ओबी और ओपी क्या है, नियरली इक्वल है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फॉर द स्मॉल अपर्चर ऑफ द कर्व, फॉर द स्मॉल अपर्चर ए डबल पी नहीं ना होता है, एक ही पी होता है उसमें, है ना। फॉर द स्मॉल अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये जो हमारा सरफेस है वो क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस बार अपवर्तक सतह, ठीक है। अच्छा यहां तक हो गया। अब इसको हमने इसको और अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट वैसे तो नियरली इक्वल होगा, बट हम लोग लिख सकते हैं उसको क्या, कि tan अल्फा जो होगा। अच्छा एक और चीज समझिएगा कि tan अल्फा जो है, यहाँ अल्फा क्या है, स्मॉल है, अल्फा क्या है, स्मॉल। तो अल्फा जब स्मॉल होता है, हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा बराबर थीटा होगा, और tan थीटा बराबर भी थीटा होता है, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू क्या है, स्मॉल, तो साइन थीटा और tan थीटा दोनों का वैल्यू किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, लगभग में। इफ थीटा इज स्मॉल तभी बस, और कभी नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वो आगे भी लिख सकते, अगला ब्रैकेट में लिखेंगे, इंप्लाइज दैट अल्फा क्या है, छोटा, पहले ही हमने मान लिया, पहले माना ना, तो tan अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। अभी लिखेंगे हम इसको ब्रैकेट में, बराबर। अच्छा ये नियरली इक्वल है, बट हम इसको बराबर लिख रहे हैं, तो समझने पे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ प्रूफ कर रहे हैं कुछ बराबर में, तो इसलिए वहां लिख रहे हैं। तो ए बी की जगह पे ए बी ही छोड़ देते हैं, और ओपी की जगह पे क्या रखेंगे, -u रखेंगे ना, बोलो, ठीक। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है क्या, सिंस अल्फा इज टेंडिंग टू 0, मतलब अल्फा बहुत छोटा है, हेंस tan अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक। ये बात लिख लेना है। बात समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया होगा शायद, है ना, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और हम समझा देते हैं। इन ट्रायंगल एओसी जो यहाँ पे है, इस ट्रायंगल में ये वाला था बाहर वाला एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स होता है। ये आपका थ्योरम था क्लास 9th में, उसके अकॉर्डिंग हमने आई बराबर अल्फा प्लस गामा लिख दिया, वहां पे इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हमको बीटा चाहिए, बीटा, तो बीटा निकालने के लिए हमने क्या किया, ये ट्रायंगल को देखा ध्यान से, ACI एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो गामा है, ये गामा भी क्या है, बाहर वाला एंगल, मतलब इस ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल है। तो बाहर वाला जो एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होता है, तो गामा बराबर हो गया बीटा प्लस थीटा। नहीं विश्वास होता है आपको तो आप क्या करिए, आराम से प्रूफ करिए इसको ये हो जाएगा 180 माइनस गामा, और 180 माइनस गामा और प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। तो वहां से भी आपको निकल के आ जाएगा गामा बराबर बीटा प्लस थीटा। अब हमको निकालना है बीटा का वैल्यू, तो बीटा यहां से क्या होगा, गामा माइनस थीटा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने उसको, ठीक, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल ABO या AOB एक ही बात है, बट जहां 90 डिग्री होते हैं वहां हम लोग लेते हैं, बीच में लिखते हैं उसको, तो यहाँ ABO हो जाएगा ट्रायंगल। और AB और ट्रायंगल में हमने क्या निकाला, tan अल्फा। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये रहा AB, ये है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, ये है OB बेस है, मतलब लंब बाय आधार, तो OB क्या हो गया, आधार हो गया आपका। और हमने क्या बोला, फॉर द स्मॉल अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अगर मिरर का ये अपवर्तक सतह बहुत छोटा है, मतलब ये अपवर्तक सतह का द्वारक, अपर्चर को हिंदी में द्वारक कहते हैं, तो इस अपवर्तक सतह का अगर द्वारक बहुत छोटा है तो ये खुद ही बहुत छोटा होगा। खुद ही छोटे होने का मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे जाके मिल जाएगा, और एक ही जगह पे मिलेगा तो आपका ये जो मतलब ये पॉइंट P और पॉइंट B बहुत क्लोज होगा, ये दोनों पॉइंट क्या होगा, काफी क्लोज होगा, मतलब एक ही जगह पे होगा लगभग में। इसलिए हमने OB की जगह पे क्या रख दिया, OP, मतलब OB और OP लगभग क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हमने क्या किया, OB की जगह पे OP रख दिया, और यहां नियरली इक्वल टू का साइन लगा दिया, AB बाय OP, ठीक। और ब्रैकेट में लिख दिए फॉर द स्मॉल अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब tan अल्फा जो होगा वो अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था कि अल्फा क्या है, बहुत छोटा, और अल्फा जब छोटा होता है तो tan अल्फा अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से AB बाय ये -u कहां से आया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगा, इसका साइन कन्वेंशन के हिसाब से AB बाय -u, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे इसमें क्या करना है,
इक्वेशन नंबर 3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 3 मतलब 3 इक्वेशन हम लोग बना चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल ABC दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज है। फिर से ये भी समकोण था, ये भी समकोण है, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC में अगर ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल क्या है, गामा। ये वाला एंगल क्या है, गामा। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या है, tan गामा। tan गामा बराबर क्या होगा, देखो ध्यान से, फिर से क्या होगा, tan गामा तो गामा होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे पहले हम उसका P/B निकाल रहे हैं, तो P/B क्या होगा, AB/BC होगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब कि लंब बाय आधार, AB/BC हो गया ये। अब tan गामा फिर से गामा के बराबर होगा, क्योंकि गामा स्मॉल है, ठीक है ना। बार बार इसको लिखने का जरूरत नहीं ना, अब बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे गामा बराबर ही आ गया बराबर। अब AB की जगह पे AB ही रहने देते हैं, और BC को ध्यान से देखो। BC स्मॉल अपर्चर अगर होगा, अगर द्वारक छोटा होगा तो ये दोनों सेम होगा, तो PC कहो चाहे BC कहो एक ही बात आया ना। मतलब PC और BC दोनों का लेंथ लगभग बराबर होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब कि यहीं पे लिख सकते थे, यहीं पे लिखेंगे, यहीं पे लिख सकते। चलो, नियरली इक्वल टू AB/PC लिख सकते हैं ऐसा। फॉर द स्मॉल अपर्चर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बार बार लिखने का उसको जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया हो गया। अब इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट जाएंगे तो AB/ और PC का वैल्यू क्या होगा, PC का वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ R है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया R। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब एक बार और देखो ट्रायंगल, ये लास्ट है, मतलब लास्ट ट्रायंगल हम लोग ऐसे कर रहे हैं। ट्रायंगल ABI, ट्रायंगल ABI देख लिए। इस ट्रायंगल में देखो बड़ा सा ट्रायंगल है, ये वाला एंगल को देखो ध्यान से, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, AB/BI होगा ना। तो tan थीटा बराबर, फिर से नाउ इन ट्रायंगल ABI, इन ट्रायंगल ABI ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, अभी लिखना नहीं है आपको, पहले अभी समझिए ध्यान से, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा आप लोग। AB/ क्या हो जाएगा, BI। अच्छा, ये जो BI है ये नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू PI नहीं होगा, क्योंकि B और P एक ही पे है ना, तो PI लिख सकते हैं उसको। तो यहां पे क्या आ जाएगा, AB/PI। ठीक, यहां तक हो गया। अब tan थीटा को फिर से क्या लिख सकते हैं, थीटा, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल। AB के जगह पे AB ही रहने देते हैं, और PI के जगह पे क्या लिखेंगे, B, और प्लस में होगा क्योंकि राइट साइड में है। तो इक्वेशन नंबर हो गया 5। ठीक, चलिए इतना कर लिए हम लोग। तो अब हमको लास्ट में आप स्नेल्स लॉ लगाते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या होता है स्नेल्स लॉ, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन आई बाई साइन बीटा बराबर μ2 बाई μ1 होगा कि नहीं होगा, बोलो। सेकेंड मीडियम ये है और ये है फर्स्ट मीडियम, तो μ2 बाई μ1 हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात ध्यान देने वाला क्या है, कि जब ये आई भी छोटा है और बीटा भी छोटा है, तो साइन थीटा बराबर थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो यहाँ फिर से साइन आई के जगह पे आई लिख सकते हैं, और साइन बीटा के जगह पे बीटा लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा μ2 बाई μ1, और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, इफ थीटा इज टेंडिंग टू 0 देन साइन थीटा जो है वो भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। समझ गए, ये बस समझने के लिए एक्सप्लेनेशन साइड में दे दिए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग अब आगे करेंगे, यहां तक आप लोग पहले कॉपी कर लीजिए। अब इसमें आगे हम लोग चलते हैं, तो इसमें आगे क्या करना है, हमने कहां तक अभी तक कर चुके हैं, आई बाई बीटा बराबर क्या किए हैं, μ2 बाई μ1, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब उसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, I इंटू μ1 बराबर क्या होगा, बीटा इंटू
μ2 हो जाएगा। ठीक, यहां तक सब कुछ। अब आई के लिए हम लोग निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1, याद करो इक्वेशन नंबर 1 में आई का वैल्यू क्या था, अल्फा प्लस गामा इनटू हो जाएगा μ1 बराबर हो जाएगा, बीटा के जगह पे भी निकाल चुके हैं, क्या था गामा माइनस थीटा, और इनटू में हो जाएगा μ2। अच्छा, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा, μ1 इंटू अल्फा प्लस μ1 इंटू गामा बराबर हो जाएगा μ2 इंटू गामा माइनस μ2 इंटू थीटा। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे गामा गामा 2 बार आ रहा है, गामा जहां जहां आ रहा है उसको एक तरफ ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो गया μ1, बस प्रूफ अब खत्म होने वाला है, कुछ नहीं, अब इसको ले लेते हैं इधर, ये जो माइनस में यहाँ ले लेते हैं, तो μ1 इंटू अल्फा प्लस μ2 इंटू थीटा हो जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास बचेगा μ2 गामा माइनस μ1 गामा, यहां तक ठीक है। अब इसमें हम लोग अल्फा का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, याद करो इक्वेशन नंबर 3, अल्फा का वैल्यू क्या निकाले थे, ए बी बाई माइनस यू, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे μ1 इंटू ए बी बाई माइनस यू, और μ2 थीटा, थीटा का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, ए बी बाई वी निकाल चुके हैं बराबर। अच्छा, गामा का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो μ2 माइनस μ1। अच्छा, यहाँ पे जो है ना गामा कॉमन हो जाएगा, गामा कॉमन हो जाएगा ना, तो μ2 माइनस μ1 हम लोग गामा कॉमन ले रहे हैं, तो गामा का वैल्यू क्या होगा, ए बी बाई आर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो सकता है। क्या किया हम लोग यहाँ पे, गामा को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो गामा कॉमन लेंगे तो μ2 माइनस μ1 होगा ना, और यहाँ गामा बचेगा, तो गामा के जगह पे क्या रख दिए, ए बी बाई आर रख दिए, इक्वेशन नंबर 3 से, 3 है ना, इक्वेशन नंबर 5 सॉरी, जो भी है इक्वेशन हम लोग पहले निकाल चुके हैं, वहां से हम लोगों ने निकाल लिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ए बी क्या है, हर जगह कॉमन है, देखो ध्यान से, अगर हम ए बी को कॉमन ले ले, लेफ्ट साइड में ए बी को कॉमन ले ले, ठीक है, ए बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस μ1 बाय क्या बचेगा, यू बचेगा, बोलो ठीक है। यहाँ तक बेसिक मैथमेटिक्स है, अब कुछ नहीं है इसमें, प्रूफ खत्म है आपका, मेन फिजिक्स का काम खत्म है, अब मैथमेटिक्स का काम है यहाँ। तो यहाँ μ1 ए बी बाय माइनस यू है, इसमें हमने क्या कॉमन लिया, ए बी, तो ए बी को कॉमन लिए तो यहाँ माइनस ऊपर जाएगा, तो माइनस μ1 बाय यू बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो यहाँ तक ठीक। अब ए बी को हमने पूरा में कॉमन ले लिया, तो यहाँ से भी ए बी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, μ2 बाय वी बचेगा, बराबर में हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय ए बी, तो यहाँ पहले से कॉमन में है ही, डिवाइड बाय आर कर देते हैं, और यहाँ पे ए बी, ठीक है, यहाँ तक बोलो, ए बी कट जाएगा ना, कट गया, ए बी कट गया। अब इसको हम थोड़ा और सजा के लिख लेते हैं, तो फाइनल इक्वेशन हमारा बन जाएगा क्या, कि μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर, ये हमारा इक्वेशन बन गया। और यही चीज हम लोग डिराइव कर रहे थे, और ये डिराइव क्यों कर रहे थे, बेसिकली इससे हमें क्या पता चलता है, इस डेरिवेशन से हमें क्या पता चलता है, इस डेरिवेशन से हमको अगर क्वेश्चन कैसे बन, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर हम, कि आपको क्या होगा, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, μ1 μ2 दे देगा, इमेज डिस्टेंस पूछ लेगा। मतलब अगर कर्व्ड सरफेस है, सरफेस क्या है, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड है या स्फेरिकल, दोनों एक ही बात है, कर्व्ड हो या स्फेरिकल सरफेस, और वहां पे अगर हमको बोले कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, और वहां पे अगर इमेज बनाना हो, तब जाके कैसे हमको निकालेंगे, वहां पे वो चीज है कि उसमें आपको, हमने इसमें क्या निकाला, रिलेशन बिटवीन μ1 μ2 एंड यू भी आर, यही है ना रिलेशन, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, μ1 मु2 और यू भी आर में क्या रिलेशन है वो हम लोग निकाले हैं यहां से, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, बट फिर भी अगर यहाँ मतलब पहले तो यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक लिखने के बाद इसमें 2-3 चीज जो एक्स्ट्रा है जो लिखना जरूरी नहीं है, बट फिर भी लिख देते हैं कि यहाँ पे यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है, वैसे पहले लिख चुके हैं शायद, है ना, ये सब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस लिख चुके हैं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं लिखे हैं, वो नहीं लिखे थे, लिख दिए थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिख दिए थे। अच्छा, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ पहले लिख चुके हैं हम लोग, तो आपका डेरिवेशन यहीं तक था, ये खत्म हो गया। और μ1 μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम, ठीक है। तो यहां तक कॉपी कर लीजिए, बस हो गया ये टॉपिक खत्म। और फिर अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन करते हैं आप, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है ना, इमेज का क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है। इमेज का पोजीशन निकालने का मतलब क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, v का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, अच्छा इसमें आपको जो है सरफेस इस तरह से दिया हुआ है, और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जैसा कुछ है, प्रिंसिपल एक्सिस एग्जैक्टली नहीं है बट प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस जैसा है। और यहाँ पे, यहाँ कहीं हमने मान लिया पोल है, और यहाँ पे कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, मतलब v का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हमने बोला O, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। और इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब इसके इस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हो, इस तरफ नहीं दिया, मान लीजिए नहीं दिया है, तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। 1 मतलब एयर, एयर या वैक्यूम, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। यहां पे दिया हुआ है आपको इस तरफ क्या दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू 1.5। इधर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे, म्यू का वैल्यू 1 मानेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी में। चलिए, तो इसमें जो है आपका आंसर आ गया होगा, कुछ लोग आंसर आ भी गया, जिनका नहीं आया आप यहाँ पे देख लीजिए। बेसिक कैलकुलेशन था, इसमें कुछ खास नहीं था। जिसका आंसर आ गया उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका इस तरह से, यहीं पे हम बना देते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इस तरह से दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ है, इस बार फिर से O रखा हुआ है, और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, म्यू का वैल्यू जो है फिर से 1.5 ही ले रहे हैं हम लोग, और उधर क्या होगा, नहीं दिया हुआ है तो 1 ही होगा। ठीक, और एक और चीज क्या है इसमें दिया हुआ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, यहां कहीं पोल होगा P, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है U बराबर 5r। ठीक है ना, अच्छा 5r का क्या मतलब है, 5 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और यहां पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है r। ठीक है, ठीक, यहां तक, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोल से लेकर के सेंटर तक का जो दूरी है वो कितना है, r। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें फिर से आपको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, v का वैल्यू निकालना है। आप लोग इसका सॉल्व हो गया, ये वाला करिए। जिसका नहीं हुआ है इधर बोर्ड पे देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं था, फिर से हमको वही फॉर्मूला लगाना था, क्या, μ2 बाय v। क्या था फॉर्मूला, क्या था बोलिए, अभी तुरंत डिराइव किए हैं, क्या था, μ2 बाय v। अच्छा, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r, यही था। अब हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, फॉर्मूला तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो μ2 का वैल्यू क्या है, 1.5 है, सेकंड मीडियम ये रहा, तो 1.5 डिवाइड बाय v होगा, माइनस μ1 बाय u होगा, तो μ1 ये रहा, μ1 कितना है, 1 है, और μ1 बाय u का वैल्यू कितना है, तो -20 लेंगे क्योंकि लेफ्ट में है। ठीक है ना, लेफ्ट में तो क्या लेंगे, -20 लेंगे, बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। तो μ2 क्या है, ये रहा μ2 1.5 है ना, 1.5 माइनस 1 होगा, और डिवाइड बाय r का वैल्यू कितना है, 6 है, हो गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर से, तो 1.5 बाय v, इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, वहां पे करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 बाई 6, और उधर जाएगा तो -1 बाई 20 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 1.5 बाई v, इसको फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे। 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा का मतलब हुआ तो यहाँ पे 1/12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 बाई 20, और इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 12 और 20 का एलसीएम, 12 और 20 का एलसीएम 60, जो भी आएगा 12 20 का 60 ही आना चाहिए, पर पता नहीं, कर लेते हैं, कितना आएगा, 5 5 15 15 30 गुना 60 ही आएगा एलसीएम। इसका 60 एलसीएम आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ गया 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60, तो 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 1.5 बाई v इक्वल टू ये आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा, है ना, v उधर जाएगा 60 इधर जाएगा, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं आप, इसीलिए v बराबर क्या होगा, 60 गुने 1.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो 30 गुने 1.5 हो जाएगा 45, तो आ जाएगा आपका आंसर 45 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, इसलिए आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा v का, है ना, यूनिट सेम है इसलिए हर जगह
आंसर आपका उसी यूनिट में आ जाएगा जो दिया हुआ है। जिसका नहीं आया था आंसर आप यहां से लिख लीजिए, जिसका आ गया था अच्छी बात है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए, तो कुछ लोग आंसर आ गया है, जिसका नहीं आया है वो लोग बोर्ड पे देखेंगे। और सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आपको यहाँ पे फिर से अगेन वही चीज लगाना है, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। तो म्यू2 का वैल्यू कितना है, फिर से 1.5 है, उसके जगह पे वी रखेंगे, वी के जगह पे, और माइनस म्यू1 बाई यू होगा, तो म्यू1 का वैल्यू कितना है 1, कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेंगे 1, और u का वैल्यू कितना है 5r, जो कि किस में होगा, माइनस में होगा, तो माइनस 5r, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा, म्यू2 माइनस म्यू1, मतलब कि 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 होगा, डिवाइड बाई r होगा, r का वैल्यू कितना है, r ही है, ठीक। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 1.5 बाई v, हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान से देखना आप, इधर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 है, तो 1.5 बाई v बराबर हो जाएगा 0.5 बाई r माइनस 1/5r हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.5 बाई वी बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5r स्क्वायर आएगा ना। अब यहाँ पे r से गुना हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखो ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो 5r स्क्वायर आएगा ना, और r यहाँ से गुना तो 5r बचेगा, तो 5r बचेगा, नहीं समझ में आ रहा है, ये कम समझ में आ रहा है, तो है ना, नहीं समझ में आ रहा है, एलसीएम 5r स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। या फिर ऐसे अगर दिक्कत होता है तो एक काम करते हैं, 0.5 मतलब होता है हाफ होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2r माइनस 1/5r, बोलो यहाँ तक ठीक है, 1/2r माइनस 1/5r, और इसका जब एलसीएम लेंगे हम लोग 1.5 बाई वी बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या होगा 10r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2r और 10r स्क्वायर कितना से गुना करने पे आएगा, 5r से, मतलब 2r में 5r गुना करेंगे तो यहाँ आएगा ये, तो 5r को फिर 1 से गुना करना पड़ेगा ना, यही तो रूल होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5r आ जाएगा, माइनस 5r, यहाँ कितना 2r, तो माइनस 2r हो जाएगा ऊपर में। अब समझ में आ गया होगा शायद। अब इसको अगर फिर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1.5 बाई वी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3r बचेगा, तो 3r बाई हो जाएगा 10r स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे इधर सॉल्व कर देते हैं अब, और इसके बाद अगर हम सॉल्व करें तो देखो एक r से एक r कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा ना, यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ r है, तो एक r से यहाँ पे r स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो v इधर जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे v जाएगा, वहां पे 10r जाएगा, तो v बराबर होगा 10r गुने 1.5 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 3, ठीक। अब इसको गुना करेंगे तो 15 होगा, है ना, 10 उसमें गुना होगा, तो v बराबर हो जाएगा 15r/3, इसलिए v का वैल्यू आ जाएगा 5r, ठीक। यही आपका आंसर है, v बराबर 5r, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन इस पे बन सकता है, और इसका डेरिवेशन मेनली पूछता है ज्यादातर, आपको इसका डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल ओवर आएगा तो फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला बेस्ड आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएगा, न्यूमेरिकल आएगा भी, तो इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं रहता है। आपको बस इसका डेरिवेशन याद रखना है और इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल लेंस, ठीक है।